चलिए, लास्ट टाइम हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हम लोग ने बात कर ली थी। फिर आप लोग को याद होगा इसका कौन सा इरा की बात की थी हम लोग ने, कब से कब तक का था? सर 2500 से। ठीक है, 25 से लेके 1800 तक की बात की थी हम लोग ने। और ये बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रिटेन और रीडिंग दोनों पॉसिबल थी या नहीं थी उस समय? सर नहीं थी सर, लिथोग्राफिक थी, मतलब जो स्क्रिप्ट थी। हाँ, मतलब राइटिंग मिल गई थी और रीड नहीं कर पाए थे हम उसको, है ना? ये चीज़ हमने यस सर, पढ़ी यस थी। सर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में? हमने चार एस्पेक्ट में इसको डिवाइड किया था। वो चार एस्पेक्ट क्या थे? सर एक टाउन प्लानिंग से रिलेटेड था। टाउन प्लानिंग था, गुड। सर दूस फिर एनर्जी। हाँ। सर एक एनर्जी से रिलेटेड होगा। और नहीं एक सर डेट बात से रिलेटेड होगा। एक से चार्टिंग नहीं होगा। नहीं, मैं फोर मेजर एस्पेक्ट्स पूछ रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था हमने, और डिवाइड करते हैं हम। चार मेजर एस्पेक्ट्स कौन से थे वो इंडस वैली सर एक सिविलाइजेशन? रिलीजियस एस्पेक्ट एक था। हाँ, एक तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था जिसकी बात की थी हम लोग ने। सबसे पहला ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कि कहाँ कहाँ से और किस किस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ता है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हम लोग ने देखा था। दूसरा क्या देखा था हमने? दूसरा क्या देखा था हमने? इकोनॉमिक लाइफ की बात की थी। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखा था। इकोनॉमिक लाइफ वहाँ के लोगों की कैसे जीती थी, रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट किया करते थे और किस तरीके से वो लोग वहाँ के लोग अपना खान पान या इस तरीके की चीज़ों को चलाया करते थे। टाउन प्लानिंग या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग ने बात की थी। तीसरा पॉइंट वो था जी, टाउन प्लानिंग कैसी थी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका, लाइफ कैसी थी, अर्बन थी, रूरल नहीं थी, है ना। फोर्थ हमने ये देखा था कि रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो रिलीजियस वैल्यूज़ को किस तरीके से माना करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था। ठीक, तो ये चार एस्पेक्ट्स पे हम लोग ने बात की थी इसके अंदर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वैदिक एज या वैदिक इरा की बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे। इसी तरीके से वैदिक एज के अंदर भी 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने के लिए रहेंगे। दोनों को मिला के मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने के लिए रहेंगे। तो हम लोग दोनों के मिला के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज इसके बेसिस पे बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग। आज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा वैदिक एज के बारे में, या वैदिक एज किस तरीके की थी और वैदिक एज में कैसे लोग रहा करते थे और कब से कब तक वैदिक एरा हमारा चला है ना। वैदिक एज का अगर हम लोग मतलब की बात करें तो वैदिक एज के मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं वैदिक एज? सर वेद का सर टाइम चल रहा हो। इस जब टाइम पीरियड में वेदास लिखी गई थी। यस जिस यस। समय में या जिस टाइम पीरियड में वेदास हमको मिल गए थे, वेदास के बारे में हमको पता लग गया था। और ऑब्वियस सी बात है, जब वेदास के बारे में हमको पता लग गया था तो वो वाली एज आ चुकी थी जिसके अंदर रिटिन भी था और रीडिंग का भी हमारे अंदर प्रोसेस चालू हो गया था। ठीक है, तो ये एक ऐसी एज थी जिस समय में हमने प्रूफ के साथ में हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया। अब हमारी हिस्ट्री जो थी प्रूफ रिटिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम उसको अब रीड कर सकते थे। तो हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अभी प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें वाकई में हुई उस समय में जिसकी बात हम लोग अब वैदिक इरा में करने जा रहे हैं। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन तक अभी तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे आइडियाज़, इमेजिनेशंस या कुछ सच्चाइयाँ और कुछ कहानियाँ, इस तरीके की बातों के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ हम लोग को पूरी तरीके से प्रमाण मिल गए, रिटिन सबूत मिल गए हमको, जिसको हम लोग ने पढ़ा बाद में और हमको पता लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें उस समय में हुई थी। ठीक है, तो वैदिक एज जब हम लोग पढ़ते हैं तो वैदिक एज का वैसे तो समय पीरियड जो पूरा का पूरा है वो बोला जाता है कि 1500 से लेके 600 BC का। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है यहाँ पे, वैदिक इरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को हमने अर्ली वैदिक इरा कह दिया है और एक को लेटर वैदिक इरा कह दिया। उसी अर्ली वैदिक इरा को हम लोग ऋग वैदिक इरा भी कहते हैं। इसको ऋग वैदिक इरा क्यों कहते हैं? सर क्योंकि ऋग्वेद सर मिला था। हाँ, ऋग्वेद मिला था तो ऋग्वेद मिलने की वजह से इसको ऋग्वैदिक कहते हैं। तो इस समय में यजुर्वेद भी मिला था, यजुर्वेदिक क्यों नहीं कहते हैं? सर ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है ना। सबसे ओल्डेस्ट, वेरी गुड। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था अभी
कि ऋग्वैदिक की बात करें, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हम इंडस वैली को क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले हमको मिल गया था, इसलिए हम उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए ऋग्वैदिक इरा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहला वेद जो हमको यहाँ पे मिला था वो ऋग्वेद मिला था, तो इसलिए इसको ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो बोल देते हैं हम अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक, एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक 1500 से लेके 1000 BC। इसका मतलब ये था कि इस समय में हमको 3 वेदास की नॉलेज हो चुकी थी, जिनको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ठीक है, ये 3 वेदास के बारे में हम लोग यहाँ तक जान चुके थे, इसलिए हम लोग ने इसको ऋग्वैदिक एरा भी बोल दिया, और ये 3 वेदास हमको यहाँ तक मिल चुके थे, हमने इसको अर्ली वैदिक एरा बोल दिया। ये वाली जो एज थी, इस समय में हमको एक वेद जो लास्ट वेद था आपका अथर्ववेद, ठीक है, हाँ अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के बारे में हमको इस एज के अंदर पता लगा, इसलिए हमने इसको लेटर वैदिक एज के नाम से जाने लगे। ठीक है, दूसरा रीज़न इसको डिवाइड करने का जो ये है वो ये है कि यहाँ पे क्या हुआ था, इस समय में हमारे पास में जनपद वगैरह का या महाजनपद का, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं मिले हमको यहाँ पे, लेकिन इस समय में हमको जनपद और महाजनपद के बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देखने को मिले। इसके पीछे कोई रीज़न बताएगा, क्या रीज़न रहा होगा कि अर्ली वैदिक एरा में जनपद महाजनपद बहुत ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले, लेकिन इस एरा में हमको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं, कोई रीज़न रहा होगा? नहीं, रिलीजियस नहीं है, थोड़ा इकोनॉमिक है, रीज़न इकोनॉमिक है। देखिए मैं बताता हूँ, हुआ ये था कि जो आपका अर्ली वैदिक एरा है, अर्ली वैदिक एरा के अंदर मैंने बताया था कुछ मेटल्स की खोज होती चली जा रही थी, जिसके अंदर आयरन की बात करते हैं हम लोग, है ना। अभी यहाँ पे आयरन नहीं मिला था, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार बताया होगा, जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोग ने, तो मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे आयरन की खोज होती चली गई, जहाँ जहाँ आयरन मिलता चला गया, वहाँ वहाँ पे लोग शिफ्ट होते चले गए, वहाँ पे बस्तियाँ बनती चली गई, सोसाइटी बनती चली गई, लोग वहाँ पे शिफ्ट होते चले गए। तो जहाँ जहाँ पे लोग शिफ्ट होते चले गए, वहाँ शिफ्ट होने की वजह से वो क्या हुए, वो जनपद में कन्वर्ट होते चले गए। अब वही जनपद आगे चल के बहुत सारे मिल के महाजनपद में कन्वर्ट होते चले गए, है ना। तो इस तरीके से जब वो जनपद महाजनपद समझ रहे होगे कि जैसा आप लखनऊ को पूरा एक लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है, उस लखनऊ पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको जनपद बोल सकते हो आप। लेकिन जब हम लोग पूरे यूपी की बात करेंगे तो बहुत सारे जनपद इसके अंदर आ जाएंगे, 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल के टोटल सब मिला देंगे तो एक महाजनपद यूपी बन जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो जनपद महाजनपद जो डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि आयरन का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस समय, क्योंकि आयरन के मिलने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो गई और लोगों को एम्प्लॉयमेंट, खाने पीने की सुविधा मिलने लगी। तो इंसान वहीं भागता चला जाता था जहाँ पे उसको आयरन मिलता चला जाता था। तो इस वजह से जनपद महाजनपद बढ़ते चले गए, और हुआ ये कि यहाँ पे आयरन ना मिलने की वजह से हमने इसको अर्ली वैदिक एरा बोल दिया, और यहाँ पे हमको आयरन मिल गया था, इसलिए हमने इसको लेटर वैदिक एरा बोल दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इस तरीके से कि आयरन जो था आपका कब मिला, वैदिक एज के अंदर मिला, लेटर वैदिक एज के अंदर मिला, ऋग वैदिक एज के अंदर मिला, या किसी में से नहीं मिला। तो आंसर आपका लेटर वैदिक एज होना चाहिए, ठीक है। तो आयरन की खोज इसी समय में आपकी हुई थी, इसके अंदर हमको ये पढ़ना था, ठीक है। तो ये सारा का सारा वैदिक एज के बारे में थोड़ा बहुत था कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके ही क्यों पढ़ा, तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी देख लेते हैं हम लोग, हाँ यहाँ से देख लेते हैं एक मैप के थ्रू कि ये जो वैदिक एज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये वैदिक एज कहाँ से कहाँ तक थी और कौन से एरिया को हम लोग वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बात की थी, ठीक है, कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड करते थे, उसी तरीके से हम लोग वैदिक एज के अंदर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक रिवर दिख रही होगी, ये है सरस्वती रिवर, ठीक है। तो ये सरस्वती रिवर की जो बात हो रही है, ये मेन रीजन जो है हरियाणा और पंजाब का रीजन रहता था, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब का रीजन, तो वैदिक एज जो थी पूरी की पूरी, वो यहीं से सराउंडिंग, इसी के पूरे का पूरा सराउंडिंग होके इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। तो सरस्वती रिवर से बोला जाता है कि लगती हुई जो भी बाउंड्रीज थी
उन सारी बाउंड्रीज़ को ही वैदिक एज बोला जाता है, क्योंकि यहीं से उसका कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ था। वैसे तो वैदिक एज के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ से शुरू हुई। किसी ने बोला एल्प्स माउंटेन जो यूरोप के अंदर पड़ता है, वहाँ से वैदिक एज या यहाँ के लोग आए, आर्यंस भारत के अंदर आए। आर्यंस की बात जो करते हैं हम लोग कि आर्यंस वहाँ से आए। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो रशियन स्टेपी वगैरह का जो एक रीजन पड़ता है, तो स्टेपी से आए थे। कुछ लोगों को कहना नहीं नहीं वो लोग अफ्रीका के आए, अंदर से आए थे। तो ऐसी बहुत सी थ्योरीज हमने पढ़ी कि जिसके बारे में आर्यंस का भारत के अंदर आना माना जाता है। लेकिन जो हम लोग थ्योरी को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, वो हम लोग ये मानते हैं कि जो हिमालयन रीजन था आपका, वो मेजर वहाँ पे वहीं से लोग जो थे आर्यंस भारत के अंदर एंटर किए, हिमालयन रीजन से भारत के अंदर पूरी तरीके से सराउंड कर गए। इसलिए उनका बसना कहाँ पे हुआ, हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो हरियाणा, पंजाब और ख़ास करके सरस्वती रिवर से जितनी भी बाउंड्री लगा करती थी, वो सब के सब क्या होते थे, आपका वैदिक एज या वैदिक इरा के अंदर आते थे। अब ये आर्यंस ने क्या करा था, उस समय द्रविडियन सोसाइटी भारत के अंदर रहा करती थी, एक जाति थी द्रविडियन, ठीक है। तो द्रविडियन या द्रविड़ जिसको जाति कहते हैं, जनजाति टाइप की हुआ करती थी, जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी कभी कभी उस नाम से भी पुकारते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि आर्यंस ने द्रविड़ सोसाइटी को पूरी तरीके से हटाया और वहाँ पे आके इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया। इस तरीके से भारत के अंदर वैदिक एज की या वैदिक कल्चर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आर्यंस का जो बेसिकली आना था या वैदिक एज का शुरू होना था, उसके अंदर यहाँ बहुत सारे आपको नाम दिख रहे होंगे, पंचाल दिख रहा होगा, कुरु दिख रहा होगा, कौशल दिख रहा होगा। ये क्या करा था, इन्होंने यहाँ से सब एक्सटेंड करना शुरू किया था। मैंने बताया ना, जैसे जैसे आयरन क्या हुआ, कभी यहाँ मिल गया तो ये लोग यहाँ भाग के चले आए, यहाँ आयरन मिल गया तो ये लोग यहाँ भाग के चले आए, यहाँ मिल गया तो ये लोग यहाँ चले आए। तो इस तरीके से ये लोग एक्सपेंशन करते चले गए, ठीक है। और वही एक्सपेंशन जाके आगे अभी आप लोग मगध वगध साम्राज्य पूरा पढ़ोगे, मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे, ये ऐसे ही फैलता चला गया, ठीक है। तो ये आर्यंस आए और आर्यंस से भारत में पूरी तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्री को किस तरीके से कैप्चर किया, उसका ये छोटा सा मैप आप लोग के सामने था, ठीक है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, तो जो वैदिक एज है हमारी, वैदिक एज को समझने के लिए या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसको समझने के लिए, या तो हमारे पास में कुछ एविडेंसेस ऐसे मिल जाएं जिनको हम देख सकें, जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, कुछ स्टाम्प मिली, मोहरें मिली, कुछ इमेजेस मिली हमको जिसको हम लोग ने देखा, ठीक है। या तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाएं जिसको हम लोग पढ़ सकें। पढ़ने वाले एविडेंसेस ज़्यादा माने जाते हैं, तो वैदिक एज के अंदर पढ़ने वाले ही एविडेंसेस हमको ज़्यादातर मिले। तो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से हमने क्या करा है कि आपकी जो वैदिक एज है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसी के लिटरेचर के हिसाब से ही हम पूरे के पूरे वैदिक एज को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैदिक एज जो होगी आपकी, वो कुछ बेसिस पे डिवाइड करके हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ही जो है वो है वेदास सेगमेंट, ठीक है। वेदास सेगमेंट की जब बात होगी तो हम चारों वेदों की बात करेंगे, और चारों वेदों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोग को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। पूरा तो नहीं पता होना ज़रूरी है कि सारे वेदों के अंदर एग्जैक्ट डिटेल में है क्या, लेकिन हमको एक उसका क्रक्स तो पता होना चाहिए कि ये वेद किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो उस वेद के बारे में अगर आपको पता लग जाएगा, यही आप लोग के लिए इनफ है, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद, ठीक, ऋग्वेद की अगर बात होती है तो ऋग्वेद के अंदर आपको जो याद रखना है वो ये है कि इसके अंदर टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तास हैं और 21 इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो मंडल्स लिखे हैं, सूक्तास लिखे हैं या ब्रांचेस लिखे हैं, इसका मीनिंग कोई बताएगा मुझे? मंडल्स का क्या मतलब लिखा है यहाँ पे? मंडल्स किसको बोलते हैं ऋग्वेद के अंदर? कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया नहीं। अच्छा चलिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं माना। एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन है एंशिएंट हिस्ट्री का? पहले हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया पढ़ा, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैदिक एज पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम लोग बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक जो आपका पैटर्न जो डिसाइड कर रहा है कि पूरे के पूरे एक इतिहास को या आपके प्राचीन हिस्ट्री को हम किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, उसी को मंडल्स कहते हैं, ठीक है। मंडल्स क्या, सिलेबस है एक तरीके से उसका, उस सिलेबस को या उस पूरे चैप्टर्स के जो बड़े बड़े यूनिट हैं, उन यूनिट्स को ही हम क्या कहते हैं, मंडल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सूक्तास क्या होते हैं, ठीक। मंडल्स के अंदर पहले ब्रांचेस भी देख लो।
ब्रांचेस क्या होती हैं? अब मंडल्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी वैदिक एज की ही बात कर रहे हैं, तो वैदिक एज के अंदर हम लोग सिर्फ वैदिक एज तो नहीं पढ़ रहे ना, उसका क्लासिफिकेशन भी तो पढ़ रहे हैं कि वैदिक एज को किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन चैप्टर का कुछ क्लासिफिकेशन भी होगा, तो उस क्लासिफिकेशन को क्या बोल दिया यहाँ पे? ब्रांचेस बोल दिया। अब उन ब्रांचेस के बाद में सूक्तास भी हैं, ठीक है। अब उन ब्रांचेस को थोड़ा और इलेबोरेट कर दो, ठीक है। थोड़ा और इलेबोरेट मतलब छोटी छोटी चीज़ों में और डिवाइड कर दो, है ना। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब कुछ सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर, कुछ पैराग्राफ्स होंगे उसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो सब क्या बन जाएंगे आपके? वो सब सूक्तास बन जाएंगे। तो ऋग्वेद को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर आप ऋग्वेद को उठा के देखोगे तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो 10th मंडल है, वो 10th मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या है? पुरुष सूक्त के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा। और पुरुष सूक्त को क्या कहा जाता है? वर्णा सिस्टम कहा जाता है। वर्णा सिस्टम क्या है, कोई जानता है? कास्ट हायरार्की, जिसको हम लोग कास्ट हायरार्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी इसी कास्ट हायरार्की को थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग। इस कास्ट हायरार्की के अंदर टोटल जो कास्ट को डिवाइड किया गया वो 4 पार्ट में किया गया है। पहला कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन 4 पोर्शन के अंदर टोटल कास्ट हायरार्की को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्णा सिस्टम, और इसी को कहा जाता है पुरुष सूक्त, ठीक है। तो पुरुष सूक्त कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपके पुरुष सूक्त ही लिख के आ जाए, तो पुरुष सूक्त क्या है? वर्णा सिस्टम है आपका, जिसको हम लोग कास्ट हायरार्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पुरुष सूक्त यहाँ पे बात की है। इसके अंदर एक और मंडल है, ठीक, 3rd मंडल, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। 3rd मंडल के अंदर किसकी बात की गई है? वो गायत्री मंत्र की बात की गई है, ठीक है। यहीं से गायत्री मंत्र को लिया गया है। जो गायत्री मंत्र का आज के समय में हम लोग उच्चारण करते हैं, उस गायत्री मंत्र को यहाँ पे लिया गया है। क्या है गायत्री मंत्र, याद है किसी को? गायत्री, हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गे देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो गायत्री मंत्र के अंदर ये वाला स्टेंजा आया है, कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया, 3रे मंडल से उसके लिया गया। तो इसके अंदर हम लोग इतनी बात करेंगे, ये हमारे लिए ऋग्वेद के अंदर इनफ हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद जो है टोटल आपका किसके ऊपर? प्रोज, मंत्रास या सैक्रिफाइस सेरेमनी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। प्रोज किसको बोलते हैं? स्मॉल स्टोरीज, ठीक है। तो जो स्मॉल स्टोरीज टाइप की होती हैं उन सबको हम लोग प्रोज वगैरह में रखते हैं। मंत्रास वगैरह, जो मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया जाता है, वो इसी के अंदर किया जाता है। सैक्रिफाइस सेरेमनी, जो बलि प्रथा होती है, ठीक है, कि किसी जानवर की बलि दे देना, किसी इंसान की बलि दे देना, उसका भी इसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया है। तो ये यजुर्वेद के अंदर है। सामवेद के अंदर ये सबसे छोटा है, चारों में सबसे छोटा भी है ये, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कंपोजिशन को किया गया है जिसको हम लोग गा सकते हैं, ठीक है। गा सकने वाले जो भी कंपोजिशंस हैं उनका यहाँ पे पूरी तरीके से वर्णन दिया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। जैसे गांधी जी अक्सर गाया करते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, तो इस तरीके के जो क्लासिफिकेशन या कंपोजिशंस होते हैं वो इसके अंदर हम लोग को। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट वेद है और सबसे इम्पॉर्टेंट वेद में से एक वेद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया वेदों का, और मॉडर्न हायरार्की के हिसाब से इसको डिवाइड भी किया गया है ना। तो वेद जब ये अथर्ववेद, आयुर्वेद का जो भी क्लासिफिकेशन है, जैसे साइंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं हम लोग, आयुर्वेद का टोटल जितना भी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं वो सब यहीं से हमने लिया है। आयुर्वेदा को जो हमने अपनाया है वो अथर्ववेद से ही हमने अपनाया है, ठीक है। तो अथर्ववेद के अंदर हम लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो भी मैजिक्स वगैरह हो गए, जादू टोना हो गया, या कुछ ऐसे तंत्राज मंत्राज हो गए, वो सब के सब हम लोग अथर्ववेद के अंदर देखा करते हैं, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति का भी जिक्र किया गया है। सभा और समिति की दो लोग, ये बोला गया है कि ये 2 डॉटर्स हैं प्रजापति की। प्रजापति कौन थे? प्रजापति उस समय गॉड हुआ करते थे। लेटर वैदिक इरा के सबसे इम्पोर्टेंट गॉड का नाम क्या था? प्रजापति, ठीक है। प्रजापति बोला जाता था लेटर वैदिक इरा के सबसे इम्पोर्टेंट गॉड का नाम, ठीक है। और इनको और भी नाम एक दिया गया था, इनको बोला जाता था शूद्रों के देवता या शूद्रों के गॉड, ठीक है। शूद्रास गॉड भी इनको नाम दिया गया था, ठीक। तो सभा और समिति 2 डॉटर्स प्रजापति की बोली गई हैं। अब इसका मतलब ये सच में 2 डॉटर्स नहीं है इनकी, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों क्या एक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है,
जो क्या है आज के समय में कंट्रोलिंग पावर या कंट्रोलिंग यूनिट होती है ना किसी भी कंट्री में कोई, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होती है, पार्लियामेंट बना दी जाती है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। इस तरीके से ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पावर को कंट्रोल करके रखते हैं, किंग की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस समय में भी एक सभा होती थी और एक समिति होती थी, ठीक है। तो दो इंस्टीट्यूशंस इस समय में डेवलप किए गए। सभा बोला जाता था कि जो एलाइट, जो ज़्यादा ऊंचे लोग होते थे उस समय, किंग के बहुत करीबी होते थे, वो सारे के सारे लोग सभा के अंदर रहते थे। समिति के अंदर कौन लोग रहते थे, कॉमन कुछ पीपल थे ऐसे जो इस समिति के अंदर रहा करते, कॉमन पब्लिक टाइप के। तो दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे करी हमने, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सभा जो थी वो एलिट लोगों की थी और ये कॉमन लोगों की हुआ करती थी, ठीक। तो हम लोग ने पहला जो क्लासिफिकेशन देखा इसका, वो क्लासिफिकेशन हमने वेदास के बेसिस पे देख लिया। दूसरा कर्मकांड सेगमेंट के हिसाब से है और तीसरा ज्ञान कांड सेगमेंट के हिसाब से। कर्मकांड सेगमेंट का और ज्ञान कांड सेगमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम को डिफाइन किया जा रहा है वो नॉलेज के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि क्या हुआ करता था कि जब वैदिक एज की जब हम लोग बात करते हैं उस समय में जो कास्ट हायरार्की की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कास्ट हायरार्की आज के समय में कैसे है, जैसे अगर आप ब्राह्मण हो तो आपकी की पूरी जनरेशन या पूरा का पूरा परिवार ब्राह्मण ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है। लेकिन ये ज्ञान कांड सेगमेंट में कुछ अलग हुआ करता था। यहाँ पे ये हुआ करता था कि ज्ञान के बेसिस पे ये डिसाइड किया करते थे या नॉलेज के बेसिस पे ये डिसाइड किया करते थे कि ऊपर वाले हायरार्की में कौन रहेगा, नीचे वाली हायरार्की में कौन रहेगा। मतलब अगर किसी का फादर ब्राह्मण है तो उसका सन क्या है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके ज्ञान के ऊपर भी डिपेंड करता था और दूसरा उसके कर्म के ऊपर भी डिपेंड करा करता था। अगर वो ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन है, ठीक है, किसी क्षत्रिय के यहाँ अगर बहुत नॉलेज वाला पर्सन पैदा हो गया और वो नॉलेज के हिसाब से उस नॉलेज को गेन भी कर रहा है और उस नॉलेज को दूसरों तक पहुँचा रहा है, तो वो उसी क्षत्रिय के यहाँ वो पर्सन ब्राह्मण बन जाएगा, ठीक है। तो एक परिवार में ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे, ठीक है। मतलब क्रिश्चन एक तरीके से मिक्सचर होता था सभी का सबका, ठीक। तो ऐसी भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था उस समय, ठीक। आने वाले समय में क्या हुआ, ये सब चीज़ें चेंज हो गई और आज के समय में जैसी हैं वैसी रह गई, ठीक है। तो कर्मकांड के बेसिस पे हम लोग दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, एक संहिताज होता है और एक ब्राह्मणा टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। संहिताज के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्रेयर्स वगैरह की बात हुई है, हिम्स वगैरह की बात हुई है या रिचुअल्स की बात, कि आप कौन से रिचुअल्स को फॉलो करते हो, किस तरीके से रिचुअल्स को फॉलो करते हो और मंत्रास वगैरह को किस तरीके से उच्चारण करते हो, तो ये सब संहिताज के अंदर दिया गया है, ठीक है। जो आपका ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा टेक्स्ट है, उसके अंदर ये थोड़ा और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मैनर में इसके अंदर डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पूरी तरीके से रिचुअलिस्टिक नेचर को डिफाइन करके लिखा गया है कि इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करना है और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आप हटे तो वो आपका माना नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर बोली गई, ठीक है। इसी तरीके से ज्ञान कांड को डिवाइड किया गया है। ज्ञान कांड के अंदर बोला गया इसको बोला जाता है अरण्याकस, ठीक है। अरण्याकस और उपनिषद, अरण्याकस और उपनिषद दोनों तरीके से डिवाइड किया गया है। अरण्याकस मेनली जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। नेचर का मतलब फॉरेस्ट लाइफ या फॉरेस्ट के अंदर आप किस तरीके से संन्यास ले लेते हो ना, जिस तरीके से लोग ले लेते हैं, तो उस पूरी लाइफ को डिफाइन किया गया। मेनली इसके अंदर फॉरेस्ट लाइफ और लिविंग्स जो है वो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। स्टूडेंट्स अगर किसी गुरु के पास में जा रहा है अपना और वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर लाइफ को कैसे डिफाइन करेगा, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो जैसे पहले गुरुकुल वगैरह कुछ हुआ करते थे, ज़्यादातर फॉरेस्ट के अंदर ही बना करते थे, ठीक है। और ये उपनिषद है, उपनिषद के अंदर भी बोला गया है कि उपनिषद के अंदर आपको यू हैव टू रिस्पेक्ट योर गुरु, और गुरु के पास में स्टूडेंट को जाना चाहिए और उससे उपनिषद की, वेदों की, पुराणों की, इन सब की नॉलेज को गेन करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा वैदिक राह को समझ सकते हैं। सोशल वैदिक के हिसाब से जो सोशल कल्चर है उसके हिसाब से हम लोग ने पहले तो देख ही लिया कि सोसाइटी को किस तरीके से डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, इस तरीके से इन सबको डिवाइड किया गया, ठीक है। इमेज के अंदर आप देख भी सकते हो कि कौन लोग क्या हुआ करते थे। ब्राह्मण बेसिकली कौन हुआ करते थे, प्राइस्ट वगैरह हुआ करते थे, उसकी बात करिए। क्षत्रियस कौन होते थे, क्षत्रियस वो होते थे जो वॉरियर्स होते थे, ठीक है,
या जो रूल किया करते थे किंग वगैरह जो होते थे वो सब क्षत्रियज होते थे। वैश्य कौन हुआ करते थे? वैश्य वो हुआ करते जो ट्रेड या व्यापार वगैरह करा करते थे, बिजनेसमैन वगैरह जो हुआ करते थे वो सब करते थे। और शूद्रास कौन हुआ करते थे? वो अनस्किल्ड लेबर हुआ करता था, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर जिनके अंदर स्किल नहीं होती थी, वो मजदूरी पे ज़्यादातर डिपेंडेंट हुआ करते थे, उनको शूद्रास के अंदर डाला जाता है, ठीक है। वैसे तो पर्याय एक और नया नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उसको थोड़ी तरीके से शूद्रास के अंदर ही मिला दिया गया, तो बाद में वो शूद्रास ही उसको बोला जाने लगा, ठीक है। उसके बाद में मीटिंग्स के हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मीटिंग्स में मैंने आपको बता दिया, सभा और समिति दो ऑर्गेनाइजेशन होते थे, दो इंस्टीट्यूशन, जैसे आज के समय का पार्लियामेंट है। इसमें एक चीज़ और होती थी, विदत। अभी तक हम लोग ने किसकी बात नहीं करी थी? फीमेल्स और शूद्रास की बात नहीं करी थी कि फीमेल और शूद्रास भी क्या हो सकते थे, इन दोनों के अंदर ये दोनों लोग नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो फीमेल्स और शूद्रास को इंक्लूड किया गया किसके अंदर? वो विदत थी, ठीक है। तो इन तीन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जिसके बेसिस पे किंग डिसीजन लिया करता था, ठीक। तीसरा था यजनाज। यजनाज या यज्ञ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यज्ञ वगैरह होते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है? जैसे जो हवन वगैरह किया जाता है, उस हवन को पूरी तरीके से यजनाज या यज्ञ कहा जाता है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके बेसिस पे चार तरीके के, इसके अंदर आपको तीन ही तरीके के पढ़ने, चार हैं भी नहीं आपके। तो इसमें अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेयी होता था और राष्ट्रीय होता था, ठीक है। तो ये तीन तरीके के यज्ञ हुआ करते थे। अश्वमेध का मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस सेरेमनी, ठीक। वाजपेयी का पावर परफॉर्मेंस होता था, और राष्ट्र का कौन बोलते हैं इसको? कॉन्सिक्रेशन ऑफ किंग, कि किंग की राजपोशी जो हुआ करती थी उसको जब पूरी तरीके से क्या पहनाया जाता था, जो क्राउन होता है ना, तो क्राउन को वो पहनाया जाता था, वो होता था। तो इस यजनास के अंदर होता क्या था कि इसका एग्जाम्पल भी मैं लास्ट के टाइम पे आपको दिया था कि इसके अंदर ये होता था कि पहले किंग जो होते थे अपने एरिया के हिसाब से रूल किया करते थे, ठीक है। जैसे एक लखनऊ का रीजन है, एक मान लो कोई नेबरिंग कोई सिटी मान लो, सीतापुर वगैरह मान लो, ठीक है। सीतापुर मान लो, रायबरेली मान लो, कुछ भी ऐसा मान लो। तो लखनऊ का अंदर का जो किंग है वो अगर सीतापुर पर कैप्चर करना चाहता था तो वो क्या करता था? अपने घोड़े को, ठीक है, हॉर्स सैक्रिफाइस सेरेमनी बोल रहे हैं जिसको पहला अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, तो अपने घोड़े को छोड़ दिया करता था उसके पीछे, ठीक है। किधर? सीतापुर वाले रोड पे छोड़ देगा वो कि जाओ सीतापुर वाले रोड की तरफ चले जाओ। अब घोड़ा अकेला नहीं जाता था, पीछे सेना भी चला करती थी। तो इसमें ये हुआ करता था कि घोड़ा जहाँ तक जाएगा, ठीक है, वो वाले एरिया को पूरा का पूरा कैप्चर कौन कर लेगा? वो लखनऊ वाला किंग कर लेगा, है ना। तो अब घोड़े को कोई रोकता नहीं था क्या कि सीतापुर वाला किंग कैसे अलाउ कर देगा रोकने के लिए? तो अगर कोई रोका करता था तो आर्मी पीछे चला करती थी, आर्मी अटैक कर देती सीतापुर वाले पे और सीतापुर को कैप्चर कर लिया जाता था। तो जब जीत जाते थे वहाँ पे, तो जीतने के बाद में इसी को कहते थे हॉर्स सैक्रिफाइस सेरेमनी, अपने घोड़े को सैक्रिफाइस कर देते थे जगह को जीतने के लिए, ठीक है। अब जीत लिया सीतापुर। अब सीतापुर को जीतने के बाद वो वहाँ पे वाजपेयी यज्ञ कराएंगे। जैसे जब इलेक्शन के अंदर कोई पार्टी जीतती है तो जंतर मंतर के अंदर बहुत बड़ा एक मीटिंग रखी जाती है, शपथ सेरेमनी जिसको बोलते हैं, ओथ सेरेमनी। तो उस ओथ सेरेमनी के अंदर सब लोग को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है पावर परफॉर्मेंस की, आज से मैं आप लोग का किंग हूँ, मैं आप लोग का राजा हूँ और मैं इस चीज़ की शपथ लेता हूँ। वहाँ पर भी इसी तरीके का एक हवन हुआ करता था और पावर परफॉर्मेंस उसी को कहा करते थे, ठीक है। उसी में क्या होता था? एक राष्ट्रीय यज्ञ, मतलब क्राउनशिप भी वहीं पे हो जाया करती थी कि क्राउनशिप के समय पे भी एक आपका हवन होता था और हवन के थ्रू वहाँ पे क्राउनशिप हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया यजनाक के बेसिस पे, गॉड के बेसिस पे, ठीक है। गॉड इस समय में कौन कौन हुआ करते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है क्योंकि, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेन जो मेजर गॉड थे उस समय में वो कौन कौन थे। जैसे इंद्र देवता, ठीक है। इंद्र देवता किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है? गॉड ऑफ लाइटिंग, गॉड ऑफ लाइटिंग, हाँ ठीक है। गॉड ऑफ लाइटिंग भी कह सकते हैं, गॉड ऑफ रेन भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो उसके लिए फेमस थे। अग्नि तो आप जान ही रहे हो किस लिए फेमस है, गॉड ऑफ फायर के नाम से फेमस है ये। वरुण को किस लिए जाना जाता है? वरुण को बोला जाता है क्रिएटर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ को बनाने वाले, क्रिएटर ऑफ अर्थ इनको बोला जाता है। वरुण का नाम इसलिए आता है। सोम, सोम का नाम क्यों आता है? सोम ये है आपके जिनको हम लोग सूर्य देवता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सूर्य देवता या सोम, या जो आपका स्वास्तिक वाला सिंबल की बात कर रहे थे ना हम लोग, वो इन्हीं के लिए यूज होता था, तो वो स्वास्तिक सिंबल। मारुत एक देवता थे आपके, ये किस लिए जाने जाते थे?
मारुत जाने जाते हैं एंगर के लिए, ठीक है, या सॉरी उसके लिए तूफान के लिए। रुद्र जाने जाते हैं एंगर के लिए, ठीक है। ये कहीं भी कोई तूफान उफान टाइप की चीज़ आती है ना कुछ इस तरीके के लिए, तो इसलिए मारुत जाने जाते हैं, रुद्र जाने जाते हैं आपके एंगर के लिए। और विष्णु को बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। क्रिएटर ऑफ अर्थ आपके वरुण हो गए और प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ कौन हो जाते हैं आपके विष्णु हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है पूरा का पूरा इसके अंदर, ठीक है। बाद में स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जो लास्ट तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे अगर हम लोग पढ़ते हैं वैदिक एज को, तो वो ये है आपका स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बेसिस पे। अब स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी 6 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 5 टोटल 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए कि स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी टोटल हैं कितनी। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वेदास के या वैदिक एज के अंदर, और उन्हीं के बेसिस पे पूरी सोसाइटी को हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे न्याय है, सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, उत्तर मीमांसा है और पूर्व मीमांसा है, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ तक क्लास आपका रखते हैं आज का वैदिक एज का, वैदिक एरा के बारे में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रखते हैं। और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा से ये याद आया कि न्यू ईयर है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।